कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की टिप्पणी की राज्य में त्रिकुंज की सरकार बनेगी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। इस बयान पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कहा था कि त्रिकुंज राज्य में आएंगे। वहां अपनी टिप्पणी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वही कहा जो राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने अपनी अधीरता व्यक्त की कि पार्टी में छोटे छोटे नेता भी उनके बारे में मनचाही बातें कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर उनकी टिप्पणियों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि राज्य में त्रिशंकु आएगा और बीआरएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। उन्होंने कहा है कि कुछ गलत नहीं किया। कांग्रेस राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा और क्लिपिंग सुनने के बाद ही जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी टिप्पणी पार्टी लाइन के खिलाफ है तो वे चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे, जैसा कि राहुल ने वरंगल सभा में कहा। ठाकरे ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परिस्थिति में बीआरएस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो कहा उनकी पार्टी उसका पालन करेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रेवंत पद यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। 40-60 स्टार्ट अप होंगे, एक स्टेटमेंट भी दिया। देखिए, मैंने नहीं सुना है, मैं पहले सुनूंगा, उसके बाद सब चर्चा करूंगा। पार्टी का स्टैंड है सर? मेरा स्टैंड तो पक्का है। टीआरएस को किसी भी हालत में अलायंस नहीं होगा। राहुल जी ने स्पष्ट किया है, वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का। कॉमरेटिव ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आप कंप्लेंट आप रिसीव किए कॉमरेटिव वेंकट रेड्डी के बारे में कुछ अभी तक? देखिए, अभी मैंने वो क्लिप सुनी नहीं है, मैं पहले सुन लूंगा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट आपका पार्टी एमपी स्टेटमेंट दिया, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है सर? देखिए, पार्टी का स्टैंड क्या है मैंने बता दिया है। राहुल जी ने कहा है कि टीआरएस के साथ किसी भी हालत में अलायंस हमारा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा है कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की टिप्पणी से बीआरएस और कांग्रेस पार्टी का गुप्त एजेंडा सामने आ गया है। दोनों पार्टियों पर राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए मिलकर काम करने का आरोप है। उन दोनों दलों के प्रशासन को देखने के बाद लोगों ने विश्वास जताया है कि वे अपनी साजिशों को उलट देंगे और भाजपा की ताजपोशी करेंगे। रामचंद्र राव ने रूबरू के दौरान कहा, राज्य में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणी से गंभीर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। भाजपा नेता आलोचना कर रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस बीआरएस से मिलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश और राज्य में कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं है। बीजेपी के डर से कांग्रेस और बीआरएस पार्टियां एकजुट है। उन्होंने शिकायत की है कि सीएम केसीआर डिप्रेशन में है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी वाली के आशीर्वाद वाली तगड़ी सरकार बनाना चाहती है। केसीआर भी जाएगा और उसकी बी टीम कांग्रेस भी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली, नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वहां उनके आशीर्वाद की सरकार बनेगी। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। अहंकार की हार होगी, भ्रष्टाचार की हार होगी, परिवारवाद की हार होगी, वंशवाद की हार होगी, लूट खसूट की हार होगी, जादू टोने की हार होगी, किसानों के खिलाफ काम करने वाली सरकार की हार होगी, नौजवानों के सपनों को कुचलने वालों की हार होगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम करने वाली, तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने वाली सरकार आएगी। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणियों की उनकी ही पार्टी के नेताओं ने निंदा की। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव से पहले और बाद में केसीआर के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले चुनाव में कोई त्रिशंकु नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। राज्यपाल तमिलिसाई ने शामीरपेट में चौथे एशियाई भारत युवा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये बैठकें 3 दिन से चल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि हमारे कौशल विकास के लिए सभी को संचार की आवश्यकता है। हम में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, हम 10 लोगों के साथ रहना चाहते हैं। राज्यपाल ने संचार की महानता की तुलना बटेर की कहानी से की। कहा जाता है कि जो काम पक्षी अकेले नहीं कर सकते वह समूह में रहकर भी कर सकते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Captain Alok Bansal, Director of All India Foundation, New Delhi, and Sri Ram Madhav ji, and Sri Ramachandra Rao Garu, and Hamsa Demini, and beloved participants, esteemed friends from media, and the organizers of the prestigious event, and my youngsters,
from the Asian Indian Youth Summit. You are attending the Asian Youth India Summit, and I am really very happy to attend this program. I am confident that events like these will help further strengthen the bond between the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, and the India. Youngsters, as our Honorable Prime Minister says, the can-do spirit among the youth of India is an enduring strength. Indian youth who have changed the world's perception on India being den of darkness to lighthouse of hope. That only the opinion about the Indian youth. Altogether, the youth are with power potential. As our Swami Vivekananda said, everyone is born with potential. So the youth with high potential, when they come in communication, like this Asia India Youth Summit, as it is mentioned by our Honorable Minister, this communication enhances our strength, enhances our capability, enhances our workforce, and I should say Asian Youth Summit. I can expand in this manner: Asian, ambitious, sincere, effective, efficient, aspirational, new generation. So you all come together with packed powerhouse. You are the packed powerhouse. And when we have communication, we can be the stalwarts, we can be the experts in our country. But when we come and take part in such summits, our communication with our friends and our exchange of ideas with our friends and sharing our experience definitely motivates us, helps us. As a doctor, I can say, communication, there was a history about communication psychology. In United States, actually they were providing milk in the bottles. You know that glass bottles. They didn't have any cover, lid. So the sparrows and the birds used to come and drink the milk. So every day when they opened the doors, the half bottles were empty because it was drunk by the birds. So what they thought, they planned a lid. It was only a paper lid. वियतनाम के विदेश मामलों के विभाग ने राजदूत किंथी ने कहा है कि उन्होंने एशिया यूथ समिट के जरिए नई चीजें सीखी। उन्होंने कहा है कि वियतनाम जिसकी जड़ें भारतीय है, आसियान में भाग लेकर खुश है। उन्होंने कहा है कि भारत स्वास्थ्य, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा सहयोग करेगा। कीमती रूबरू के दौरान कहा है कि वे सम्मेलन में राज्यपाल तमिलिसाई के भाषण से बहुत प्रेरित थे। Tell me, what is your experience? How you here you discussed and you earned something. What you earn? Yes. Hello everyone. My name is Phạm Thị Kim Chi and I'm currently a debt officer of the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, and I'm in charge of the East Asia, including in India. And when I come here, I have learned a lot from the Indian friends and also other ASEAN friends. Like we learn how to connect India and ASEAN country. We learn from India how we can develop our country, like in terms of economy, technologies, and also I have made a very good friends, which I believe is a priority of my being here on this summit. Do you aware what is happening in Indo-Pacific Asian region? You mean what is happening? In between, some incidents are occurring, no?
some incidents that occurring, in Indo-Pacific regions, we are emerging regions in the world, which many major power want to pay attention to region. So that is the reasons why we have faced many challenges in terms of the security, economy, and also the prosperity of the regions. I think one of the most major challenges we have to face at this moment is about the solidarity. Like we have like different culture, different political system, and we have to learn how to like harmonize with each country and to bring the regions like grow more in the future. Yes. Oh, what is the similarities in India and Vietnam? Oh, we share a lot of cultural linkages. We have the Vietnamese people that we do believe in Buddhism, and at the same time, we also learn from India in kind of like in cuisines like spices. We have curry, and also we. About the personality of Vietnamese people and Indian, something have something in common. Like we also hospitality, friendly to others. Yes. And what is the message? What's the advice you have to give for like these summits? My advice is just being yourself and enjoy. You're gonna meet a lot of friends, so it's a very good chance for you to just be brave. Like you have to like open mind to communicate with each other, and you can learn a lot from that. Okay, how you experience, how you feel about Governor Tamilisai speech? Oh, I think it's very impressive and inspiring, especially for the youth people. Like she has mentioned that we have to be open-minded and open to the other. We have to communication. That is we can learn from the other. Yeah. In coming days, G20 summit Yes. will be organized by India. Yes. What is your observation? As a Vietnam, we are expected to be invited to join some of the sideline summit on the G20, and I believe India now they are doing very, very good job. First, in the team that you choose, one Earth, one family, one future. That is quite impressive, and I believe India gonna have a good presidency this year. सीएस शांति कुमारी ने गंडीपेट तालाब के विकास कार्यों व सौंदर्यीकरण की समीक्षा की। उन्होंने बीआर के आर भवन में सरकार के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार के साथ गंडीपेट तालाब के सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। सौंदर्यीकरण के तहत संबंधित अधिकारियों को फील्ड लेवल पर निरीक्षण करने और पहले चरण में वॉकिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक को लेकर काम करने का निर्देश दिया गया है। शासन के मुख्य सचिव ने गंडीपेट तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत पार्कों का भी विकास किया जाए। एंडोमेंट अधिकारियों को न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बैठक में रंगारेड्डी जिला कलेक्टर हरीश, संगारेड्डी जिला कलेक्टर शरद, एचडीए, एंडोमेंट, राजस्व और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। तेलंगाना बुद्धिजीवियों के मंच ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना बुद्धिजीवी मंच के राज्य शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राज नारायण मुदिराज ने कहा, देश के लोग विशेषकर छात्र और युवा जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। तेलंगाना मेधावुलु फोरम और कॉलेज एनसीसी के छात्रों ने नामपल्ली प्रदर्शनी सोसाइटी मैदान में सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अमर वीरुलु जोहर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले से देश स्तंभ है और देश ने एक बार में 40 जवानों को खो दिया। वनिता महाविद्यालय कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शोभना देशपांडे ने कहा है कि पुलवामा हमले की घटना हमारे देश के लिए एक काला दिन है। रविंद्र भारती में पद्मश्री आचार्य रामकृष्ण रेड्डी के लिए बधाई सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार कोलक लूरी इनाक और राम नरसैया शामिल हुए। लेखक कोलक लूरी इनाक ने कहा है कि आचार्य रामकृष्ण रेड्डी पद्म पुरस्कार पाकर खुश है। उन्होंने कहा, सरकार ने द्रविड़ भाषाओं पर उनके विशेष शोधों को मान्यता दी है। कहा जाता है कि आचार्य रामकृष्ण रेड्डी ने ऐसी कई भाषाओं पर शोध किया है जिन्हें भाषा विज्ञान में किसी ने नहीं छुआ है। रामकृष्ण रेड्डी को सबसे महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत में अपना अस्तित्व दुनिया को दिखाया।
रचकोंडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रचकोंडा सीपी चौहान ने बताया है कि मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये ड्रग्स के अलावा सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की भी तस्करी कर रहे हैं। सीपी चौहान ने कहा है कि इस गैंग का तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के पास से 50 लाख की कीमत का 500 ग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया गया है। बताया जाता है कि इसकी कीमत 55 लाख रुपए होगी। इसकी पहचान पुणे के रहने वाले शेख फरीद और फैजान के रूप में हुई है। ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद के थ्रू प्लस लोकल सप्लाई भी हो रहा है, ऐसा एसओटी टीम को खबर मिली थी। तो कुछ दिनों पहले उसके तहत करीब 10 किलो गांजा बरामद किया था। उस टीम ने कुछ एक्यूज को पकड़ा गया था और उसी केस में आज कुछ नए सप्लायर्स, नेटवर्क और डीलर्स की पहचान की गई है। मेनली जिसमें ये केजीज में गांजा थोड़ा सा हैदराबाद में जो तरह रिक्वायरमेंट हो उसके बाद में महाराष्ट्र को भेजते हैं। तो इधर आंध्र प्रदेश की तरफ से आता है और हैदराबाद प्लस महाराष्ट्र का पूरा ये सप्लाई रूट है। इस पूरे रूट में हमारे पास अभी भी एक इंपॉर्टेंट कुछ क्लूज हैं, उस पर हमारी एसओटी काम कर रही है। जल्दी से जल्द उस नेटवर्क को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। उसके तहत मैं ये भी एक बताना चाहता हूं कि जो लोग ये ड्रग्स के धंधे में मशगूल हैं और उनको रिपीटेड एक के बाद एक ऑफेंस करते जा रहे हैं, उसमें कानून के मुताबिक हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ के तेलंगाना के जो यूथ हैं उनकी जिंदगी और उनकी कैरियर बर्बाद करने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो भी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत 4 ड्रग डीलर के खिलाफ में हम लोगों ने पीडी एक्ट में उनको तामील करके जेल भेजने का काम किया है और ये कार्रवाई अब आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया। राचाकुंटा की एसओटी 1 टीम जिसके के डीसीपी साहब गिरधर साहब हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नए पोस्ट को संख्या की है। उसके तहत एसओटी 1 है जो मरकाजी और भोंगेर एरिया देखती है और एसओटी 2 जो है एलबी नगर और माहेश्वर एरिया देखती है। तो एसओटी 1 को एक क्लूज आए थे जिसके तहत एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग रैकेट यहाँ काम कर रहा है। मलेशिया की तरफ से मंगा के कुछ ड्रग्स हो सकता है कि लोकल सप्लाई करते हो, लेकिन ये बाहर में भिजाने का इन लोगों का नेटवर्क चल रहा था। ये इन्फॉर्मेशन आते ही पूरी रामली इंस्पेक्टर साहब, लोकल नाचाराम के सब इंस्पेक्टर साहब और गिरधर साहब के क्लोज सुपरविजन में इन लोगों ने काम करना शुरू किया और आज समय उसी नेटवर्क के तहत फरीद मोहम्मद अली, एक एक्यूज और दूसरा मुजाहिद एलियास फैसल, ये 2 लोग दोनों पूना के रहने वाले हैं। ये सूडो एफेड्राइन ये ड्रग जो होती है हाईली सिंथेटिक ड्रग है, रिफाइंड ड्रग है। इसकी तकरीबन 500 ग्राम्स आधा किलो क्वांटिटी इन दोनों लोगों से बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट तकरीबन 50 लाख है। ये ड्रग रैकेट जो है ये इसके अलावा गोल्ड स्मगलिंग भी करता था और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की स्मगलिंग भी करता था। और ये ड्रग बहुत जो सिंथेटिक आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेंजरस ड्रग होती है कि एक बार इसे टच करने से ही या एक बार टेस्ट करने से ही आदत पड़ जाती है। तो हम हमेशा अपने यूथ को बोलते रहते हैं कि अंडर एनी पीयर प्रेशर या किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में इन ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जैसा हमारे शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कितने कदम उठाए गए हैं लेकिन परिणाम नहीं निकल रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने शहर में 2 जगहों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कितने कदम उठाए गए हैं लेकिन परिणाम नहीं निकल रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने शहर में 2 जगहों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। भक्तों की आस्था को लपेटकर बाबा अवतरित हुए। वह दरगाह पर आने वाले भोले भाले भक्तों को एक टोकरी में रखता है और बार बार आने के लिए बरगलाता है। वह उन लोगों को ढूंढता और फंसाता है जिनके पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है, कोई और नहीं तो अपनी प्रतिष्ठा से आतंक मचाता। जब एक युवती पर एक राक्षस का साया हो गया और उसने उससे छुटकारा पाने के लिए उससे शादी करने की धमकी दी तो चोर बाबा के असली स्वरूप का पता चला। एक दरगाह प्रभारी जिसने युवती को भूत भगाने का भरोसा और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे शादी करने की बात कही। रहमतुल्लाह दरगाह अनुमास मुद्रपेटा नेल्लूर जिला आंध्र प्रदेश के प्रभारी शाह गुलाम नक्शबंदी हफीज पाशा की 2 पत्नियां और 3 बच्चे हैं। वह भूत प्रेतों को छोड़ने के लिए पूजा करता है। कुछ समय पहले वह हैदराबाद शिफ्ट हो गए। वह महीने में 4 से 5 दिन एएस पेट की दरगाह जाते हैं।
टोली चौकी की रहने वाली युवती गंभीर बीमारी से पीड़ित है। परिजन बच्ची को रहमतुल्ला दरगाह ले गए। पाशा ने युवती को डराया कि उस पर भूत का साया है। उसने कहा है कि वह तब तक जाने नहीं देगा जब तक कि वह अपनी जान न ले ले, और अगर वह मौत से बचना चाहता है तो उससे शादी करने का फैसला किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर युवती के परिजन मान गए। उनके आदेश अनुसार टोली चौकी स्थित एक फंक्शन हॉल में शादी की तैयारी की गई थी। हॉल में आते समय उनके दिल में परेशानी महसूस हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। युवती के परिजनों ने पूछताछ की तो पता चला है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। इसके चलते परिजनों ने युवती के साथ लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना में एक जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्य ने आरोपी को बचाने के लिए कदम उठाया है। वर्ष 2012 में फर्जी बाबा के रूप में अवतरित हफीज पाशा ने तमिलनाडु की महिला से शादी का झांसा दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। हफीज पाशा, जिसकी उस पर नजर थी, ने अपने अनुयायियों के साथ उसके घर में गांजे के पैकेट लगाए। उसके द्वारा पीड़ित 2 अन्य महिलाओं ने हाल ही में नेल्लोर जिला पुलिस से संपर्क किया। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम जानते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो हम नहीं जानते। तो हर कोई ऐसे बाबाओं पर विश्वास करने से पहले अपने बारे में सोचे। ऐसे ढोंगी बाबा से खुद